गुड आफ्टरनून। मैं पूनम सैनी, बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। अपन ने अब तक थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स जिसमें सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, और टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रोसेस ऑफ सिस्टम, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर आर डेरिवेटिव्स। अब अपन कुछ देखेंगे, कुछ और कंसेप्ट देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें इम्पोर्टेंट है वर्क एंड हीट। तो जनरली हीट क्या होती है? हीट होती है, हीट, वर्क और एनर्जी, ये तीनों क्या होते हैं? लगभग एक दूसरे के ही रूप होते हैं। इनको मतलब एक दूसरे में आसानी से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम के अंदर हीट है उसको अपन उसके तापांतर के द्वारा ज्ञात करते हैं कि जैसे उसके ताप के अंदर अंतर आएगा, इसका मतलब तंत्र में हीट का आदान प्रदान हुआ है। तो किसी भी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में सिस्टम और सराउंडिंग, अपन ने पढ़े थे, सिस्टम होता है जिसका अपन ऊष्मागतिकी अध्ययन करते हैं और सराउंडिंग होता है उसके अलावा, तंत्र के अलावा जो भी बचा हुआ भाग है वो सराउंडिंग कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य तापमान के द्वारा तंत्र की परिसीमा से होकर, यानी तंत्र की बाउंड्री से होकर प्रवाहित होने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? ऊष्मा। यानी इसमें तीन चीज़ें हो गई। एक तो ऊष्मा है वो सिस्टम व सराउंडिंग के तापांतर पर निर्भर करती है। दूसरा, ये तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है, यानी तंत्र की परिसीमा से अपन इसका पता लगा सकते हैं, तंत्र की परिसीमा पर प्रकट होती है। तीसरा, ये एक भौतिक राशि है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ऊष्मा क्या होती है? अपन ने पाथ और स्टेट फंक्शन पढ़े थे, तो अपन ने देखा था वर्क और ऊष्मा दोनों, वर्क और हीट दोनों ही क्या होती हैं? पाथ फंक्शन होती है, यानी ये पाथ पे निर्भर करती हैं जिसके द्वारा तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। सामान्यतः ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर स्वतः ही होता है। स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होता है ये, जिसको अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। अब अपन Q की वैल्यू देखेंगे। Q पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम है उसकी एनर्जी, उसकी जो हीट है वो पहले की तुलना में अब बढ़ गई है, तो इसके लिए Q का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसके आगे है, यदि सिस्टम सराउंडिंग को ऊष्मा देता है, दे रहा है, इसका मतलब आ गया कि उसके लिए उसके पास जितनी हीट पहले थी उसकी तुलना में अब उसकी हीट कम हो गई है, तो क्यू का मान नेगेटिव आएगा। दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है वर्क। तो जैसे हीट है वैसे ही वर्क भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हीट और वर्क दोनों एक दूसरे का ही एक रूप है, तो वर्क को भी अपन इसी तरह डिफाइन करेंगे कि वर्क भी क्या, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो सिस्टम व सराउंडिंग की जो स्टेट में चेंज होता है उसके द्वारा ही इसको पता लगाया जाता है। और ये क्या करती है? वो जो बाउंड्री से ही प्रकट होती है। तो अपन क्या कहेंगे? किसी भौतिक प्रक्रम के दौरान सिस्टम व सराउंडिंग के मध्य बाउंड्री से होकर प्रवाहित होने वाली भौतिक राशि जो सराउंडिंग की परिणामी विस्थापन या परिवर्तन उत्पन्न करती है। इसमें एक चीज़ और जुड़ गई कि उसमें विस्थापन या परिवर्तन होगा। देखिए, जनरली अपन वर्क को डिफाइन करते हैं कि किसी भी बाह्य बल के प्रभाव में, यानी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल के प्रभाव में उसकी स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर यदि अपन ने कुछ बल लगाया और उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वो क्या कहलाएगा? कार्य। और कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है कि W बराबर F.D। एफ हो गया यहाँ फोर्स और डी हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो जैसे अपन ने हीट देखा वैसे ही वर्क भी क्या है? एक पाथ फंक्शन है। इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। यदि सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो डब्ल्यू का मान पॉजिटिव लेंगे। और यदि पारिपार्श्विक के द्वारा तंत्र पर कार्य किया जा रहा है तो अपन W का मान नेगेटिव लेंगे। कुछ बुक्स में इसको अब उल्टा भी दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो इन्हीं वैल्यू से डिराइव करेंगे। तो जब तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो W पॉजिटिव लेंगे, और तंत्र पर कार्य हो रहा है तो W को नेगेटिव लेंगे।
अब हीट और वर्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है वो देखेंगे अपन। तो नंबर 1 है कि ये दोनों ही क्या होती हैं, तंत्र की बाउंड्री से प्रकट होती हैं। अपन ने डेफिनेशन में ऊपर भी देखा है कि दोनों का ही अपन को पता कहाँ से चलता है, तंत्र की बाउंड्री से। यदि उसमें हीट है तो उसकी जो तंत्र सिस्टम है उसकी बाउंड्री पे ये टेम्परेचर में डिफरेंस दिखाएगा, और वर्क क्या करेगा, वर्क के द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन या उसका विस्थापन आ जाएगा। 2 नंबर है दोनों तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं, यानी जो वर्क और हीट है वो दोनों ही उसकी स्टेट में चेंज, यदि सिस्टम की स्टेट में चेंज हो रहा है यानी उसके अंदर कोई ना कोई वर्क या फिर कोई ना कोई कार्य किया गया है। नंबर 3 है दोनों को पारिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी इसका मतलब हुआ कि अपन तंत्र की या सिस्टम को देख के नहीं बता सकते कि उसके ऊपर वर्क किया गया है, उसके द्वारा वर्क किया गया है, या उसको हीट ली गई है या दी गई है। तो अपन सिस्टम के द्वारा इसको नहीं बता सकते, हम हमेशा जो सराउंडिंग है उसकी स्थिति को देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे हीट या कार्य क्या हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहला दोनों ही तंत्र की बाउंड्री पर प्रकट होती हैं, यानी इनका पता अपने को तंत्र की बाउंड्री से लगता है। दोनों ही कब उत्पन्न होती हैं, जब तंत्र की स्टेट में चेंज हो, यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होती हैं, और दोनों को ही अपन पारिपार्श्विक पर हुए प्रभाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 4 है दोनों ही एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी हैं, तो इनका मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसके बाद है नंबर 5 दोनों ही पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। और पाथ फंक्शन है इसका मतलब ये इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है, इसका मतलब न तो डी क्यू और न ही डी डब्ल्यू का अवकलन किया जा सकता है और ना ही इनका समाकलन किया जा सकता है। नंबर 6 है कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों ही एक दूसरे के पूरक रूप है, यानी तीनों को एक दूसरे से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे किसी तंत्र को जितनी ऊष्मा दी जाएगी उस तंत्र पर उतना ही कार्य किया जाएगा, अथवा उसकी उतनी ही ऊर्जा कम या ज़्यादा होगी। तो तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है यानी उसकी ऊष्मा कम होगी, और तंत्र पर कार्य किया जा रहा है यानी उसकी ऊष्मा बढ़ेगी। नंबर 7 दोनों का ही मात्रक, तीनों का ही मात्रक क्या होता है, समान होता है। अपन यहाँ 2 देख रहे हैं हीट और वर्क, तो अपन देखेंगे कि दोनों की ही जो यूनिट होती हैं वो समान होती हैं, जूल, कैलोरी या फिर अर्ग। अब 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। फिर अपन देखेंगे कि जो अपने कार्य है वो अपन उसके लिए क्या फॉर्मूला, जहाँ पे जैसे अपन ने फिजिक्स में तो अपन देखते हैं कि W इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, लेकिन यहाँ पे भी अपन W इक्वल टू एफ डॉट डी से ही निकालेंगे इसका फॉर्मूला तो। लेकिन 2 फैक्टर होते हैं जिनका गुणनफल अपने कार्य के बराबर होता है। तो किसी भी कार्य के 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जिनका गुणनफल कार्य होता है। तो कार्य इक्वल टू होता है इंटेंसिटी फैक्टर और इनटू कैपेसिटी फैक्टर। तो एक तो हो गया इंटेंसिटी फैक्टर, एक हो गया उनका कैपेसिटी फैक्टर। अब जो इंटेंसिटी फैक्टर है उसे क्या कहेंगे, देखिए इंटेंसिटी से अपन को पता चल रहा है कि जिसके द्वारा कोई चेंज होगा, इतनी इंटेंसिटी, इतनी पावर है उसमें। तो इंटेंसिटी कहेंगे अपन जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है उस कार्य की तीव्रता गुणांक कहलाता है, यानी वह बाह्य बल या वह फोर्स जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, तो अब वो बाह्य बल ही क्या कहलाएगा, उसका तीव्रता गुणांक या इंटेंसिटी फैक्टर। फिर है धारिता गुणांक। देखिए अब जैसे तीव्रता या इंटेंसिटी फैक्टर अपन ने प्रसार कार्य किया, प्रसार कार्य में क्या करते हैं अपन, जो एक पिस्टन लगा होता है उस पर दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो आयतन में परिवर्तन तो उसके द्वारा कार्य करने पे विस्थापन हो रहा है। अपन ने जो बल लगाया है वो क्या है, यहाँ पे दाब। तो जो प्रसार कार्य है उसका तीव्रता गुणांक दाब कहलाता है। इसी तरह यांत्रिक कार्य है, जैसे अपन ने बल वाला देखा था कि बल लगाने पर तंत्र की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो जो बल है यहाँ पे ये बल ही क्या है, इसका इंटेंसिटी फैक्टर है। फिर नंबर 2 है धारिता गुणांक या कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी जो अपन ने बाह्य बल लगाया है उसके द्वारा तंत्र की अवस्था में क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, वही उसका कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुआ परिवर्तन की माप ही क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटी फैक्टर कहलाती है। अब अपन यहाँ कुछ एग्जांपल देखेंगे कार्य के और उसके इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर को अलग अलग करेंगे। तो जैसे प्रसार कार्य है इसे अपन दाब आयतन कार्य भी कहते हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी फैक्टर हो गया दाब या प्रेशर और कैपेसिटी फैक्टर हो गया
वॉल्यूम में चेंज। 2 है यांत्रिक कार्य है, तो यांत्रिक कार्य के अंदर अपन बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो बल है वो तो है उसका इंटेंसिटी फैक्टर, और उसकी स्थिति या उसकी दूरी में जो चेंज आया है वो है उसका कैपेसिटी फैक्टर। विद्युत कार्य में विभवांतर है उसका इंटेंसिटी फैक्टर, और कूलॉम है उसका धारिता गुणांक। फिर है गुरुत्व कार्य में गुरुत्व बल है उसका इंटेंसिटी फैक्टर, और ऊंचाई है उसका धारिता गुणांक। इसी तरह ऊष्मीय ऊर्जा है ऊष्मीय कार्य के अंदर ऊष्मा धारिता उसका इंटेंसिटी फैक्टर, और टेम्परेचर है उसका कैपेसिटी फैक्टर। इन सब कार्य जितने भी हैं उन सब की जो यूनिट है वो देखिए लास्ट में यहाँ जूल है, जूल। तो सबकी कार्य है वो उनकी सबकी यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। अब इसके अगला है अपने जीरो। अब अपन थर्मोडायनेमिक्स के लॉज देखेंगे जिसमें 4 हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ अपन थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर 2 लॉ हैं, जीरो और फर्स्ट लॉ। तो जीरो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये जो लॉ है ये अपन को टेम्परेचर की कंसेप्ट देता है, यानी ये जो शून्य नियम है ये ताप की अवधारणा देता है। इस नियम के अनुसार क्या होते हैं, 3 तंत्र हैं, ए बी सी। अब देखिए ए और बी जो 2 तंत्र हैं वो अलग अलग तंत्र सी के साथ ऊष्मीय साम्य में है। इसका मतलब हुआ कि जो ए तंत्र है, इसका मतलब हुआ जो ए तंत्र है वो सी के साथ ऊष्मीय साम्य में है, और जो बी है वो भी सी के साथ ऊष्मीय साम्य में है। यानी ए और बी के बारे में अपन को अभी कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो तंत्र ए और तंत्र बी है वो पृथक रूप से तीसरे तंत्र सी के साथ ऊष्मीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये कंडीशन होती है कि ए सी के साथ और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो ए है वो बी के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही अपना जीरो लॉ है और यही अपन को टेम्परेचर की अवधारणा देता है।